नमस्कार। न्यायशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ होंगे। इस महामारी के दौरान देश का जो अन्नदाता है, किसान है, वो देश की राजधानी को घेर कर बैठा हुआ है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि वो राजधानी को उसने घेर लिया है, राजधानी के बॉर्डर्स पे, लगभग सारे बॉर्डर्स पे आके बैठा हुआ है और दिल्ली और दिल्ली के आसपास रह रहे लोगों को इससे परेशानी भी उठानी पड़ रही है। पर ऐसी क्या बात हो गई है और ऐसी क्या परेशानी उस किसान को हुई है जिसकी वजह से वो दूर दराज से उठकर अपने घरों को, इस शीतलहरी में अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर सड़क पर आके बैठा हुआ है। लगभग सब लोगों को ये पता है कि जो 3 कानून देश की सरकार, केंद्र सरकार लेके आई है, उस पर उन लोगों को वो चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं कि वो तीनों कानून वापस ले लिए जाएं और उन तीनों कानून में वो जो खामियां देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा ये है कि उसमें एमएसपी निर्धारित नहीं है, एमएसपी के लिए कोई क्लॉज नहीं है और एमएसपी होना ही चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा कि ये एमएसपी आखिर क्या बला है। आप लोग भी सुन रहे होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर एमएसपी क्या है। एमएसपी, जिसे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, यह आया कहाँ से? सबसे पहले यह कहाँ से आया? सबसे पहले यह प्रयोग में कहाँ से लाया गया? और वाकई में क्या देश में एमएसपी सारे किसानों को मिलता है? सारे किसानों की जो उत्पाद होते हैं वो क्या एमएसपी प्राइस पे खरीदे जाते हैं क्या? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो एमएसपी है, यह देश के सिर्फ 4 और 5 राज्यों में लागू है और उन 4-5 राज्यों में भी सिर्फ धान और गेहूं की जो फसलें हैं, धान और गेहूं की जो उपज है, केवल वही खरीदने की व्यवस्था सरकार द्वारा है। बाकी ऐसा है कि सरकार जो 23 अन्य खाद्यान्नों पर एमएसपी निर्धारित करती है हर वर्ष, लेकिन उनके खरीदने की व्यवस्था मुझे लगता है कि सिर्फ 2 फसलों को छोड़कर, धान और गेहूं को छोड़कर, और किसी भी फसल की व्यवस्था एमएसपी पर खरीदने के लिए नहीं है। हालांकि जो 23 उत्पाद हैं उनमें धान और गेहूं के अलावा कई सारे दलहन और तिलहन फसलें हैं, पर उनकी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे किसानों को एमएसपी के बारे में पता भी नहीं होगा। एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि केवल पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों ज़्यादा परेशान है, पंजाब और हरियाणा का किसान ही क्यों बॉर्डर्स पे आके सबसे पहले बैठा। तो क्योंकि परेशानी उनको सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि एमएसपी पर वहीं सबसे ज़्यादा फसलें खरीदी जाती हैं। अगर आंकड़े हम उठाएं तो 94% किसानों की जो उपज है वो एमएसपी पे खरीदी जाती है, 95। जबकि अगर मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ वह आंकड़ा 3 या 4% का है। और अगर पूरे आंकड़े की मैं बात करूं, पूरे देश के आंकड़े की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ 6% किसानों की जो उपज है, उनकी जो धान और गेहूं की फसल है, सिर्फ और सिर्फ 6% किसानों का एमएसपी पे खरीदा जाता है। बाकी 94% किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल, अपनी उपज बेचते हैं। उसके बावजूद भी अगर यह कानून आ गया जहां पे एमएसपी हटा ही दिया गया, एमएसपी का कोई क्लॉज नहीं है, इसीलिए किसान परेशान हैं कि आखिर जब कानून था, जब एमएसपी का क्लॉज था, तब तो केवल 6% किसान इसके लाभार्थी हो रहे थे। जब नहीं होगा तब तो कोई लाभार्थी नहीं हो पाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एमएसपी जो शब्द है या एमएसपी का निर्धारण कब से हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, उन्होंने सिर्फ नारा ही नहीं दिया था, उन्होंने वाकई में किसानों के लिए काम भी किया था। और सबसे पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हुआ था वो 1966 और 67 में लागू हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक समिति बनाई थी, उस आयोग ने, उस समिति ने सिफारिश करी कि धान और गेहूं पर कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, और धान और गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तब से 1966 से 1966 टू 67 से देश में
लागू है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो एपीएमसी एक्ट के तहत जो मंडी होती हैं, जो सरकारी मंडी होती हैं, उन मंडियों में करीब 6% का टैक्स लग जाता है जब किसान अपनी उपज वहां बेचने जाता है। तो सरकार जो दलील दे रही है कि जो 6% टैक्स है वो आपका अब बच जाएगा, क्योंकि आप प्राइवेट मंडी में भी अपनी उपज जो है बेच सकते हैं। यह फ़ायदा भी है किसान के लिए। लेकिन किसानों का डर क्या है? किसानों का डर ये है कि अगर हम 6% वो टैक्स बचाने के लिए सरकारी मंडियों में जाना छोड़ देंगे, हम प्राइवेट मंडी या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट पार्टीज़ को अपनी फसलें उपज बेचना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, जो सरकारी मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी। और सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, उसके बाद जो इनका एमएसपी की जो गारंटी थी, वो गारंटी क्योंकि है नहीं, तो 2 या 3 साल में जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, तब किसान को किल्लत उठानी पड़ेगी, और तब जो भी दाम प्राइवेट मंडियां या प्राइवेट पार्टीज चाहेंगी, उसी दाम पे उनकी फसलें खरीदेंगी। यही एक समस्या किसानों की है, क्योंकि ये वाकई में ऐसा होगा। वो जो उनकी जो परेशानी है, जो उनकी चिंता है, वो वाकई में ऐसा ही होगा, क्योंकि शुरू में 6% का टैक्स बचाने के लिए किसान बाहर जाएगा, प्राइवेट पार्टीज़ में जाएगा, प्राइवेट कंपनीज़ के पास जाएगा, प्राइवेट मंडीज़ में जाएगा, और वहाँ पे अपनी फसल बेचेगा। और फिर जब सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, तो उसको औने पौने दाम पर वो बेचना पड़ेगा। एक सबसे बेहतरीन बात मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि कुछ लोग, देश के कुछ दार्शनिक, कुछ अर्थशास्त्री और कुछ किसान भी मांग कर रहे हैं कि आप एक काम कर दीजिए इस कानून में, कि जो हमारा एमएसपी प्राइस है, एमएसपी के नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको कानूनी रूप से अपराध आप घोषित कर दीजिए। आपको जानकर अच्छा लगेगा या आश्चर्य होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2011 में, तो ऐसी ही एक उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी अध्यक्षता उन्होंने करी थी, और उन्होंने ऐसा ही प्रस्ताव लाया था, वो ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आए थे, और केंद्र सरकार को उन्होंने ऐसा करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो उन्होंने तब संस्तुति करी थी 2011 में, अगर किसान अब यह मांग कर रहे हैं तो उन्हें इस मांग के बारे में सोचना चाहिए, और इस मांग के बारे में ज़रूर अपने मंत्रिमंडल से विचार करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकालना चाहिए, जिससे जो अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है वो अपने घरों में जाए, अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो मैं देश की सरकार से यही गुजारिश करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस प्रस्तुति के माध्यम से, कि जल्दी से जल्दी कोई निवारण इस समस्या का निकालिए, जिससे देश का किसान जल्दी से जल्दी अपने घर और परिवार के साथ फिर से वापस जाए और खुशहाल ज़िंदगी बसर करे, जिससे देश के अन्य लोग भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। आज के सेशन में बस इतना ही। और लीगल अपडेट्स के लिए और लीगल जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी अन्य विषय पर अपनी लीगल राय रखूं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।